नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था युगात्मक यौगिक के प्रकार, जिसमें दो प्रकार के दिक् लवण और उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक की कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली थी अपने केंद्रीय धातु परमाणु की, उसके बाद था आपका लिगेंड्स, और बाद में हमने पढ़ा था लिगेंड के प्रकार। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है उपसहसंयोजक यौगिक में दो पार्ट होते हैं। एक होता है समन्वय सतह या मंडल कह सकते हैं, और एक होता है आयनिक मंडल। हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है समन्वय सतह का, इंग्लिश में नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इंग्लिश जो आयनिक सतह है इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनिक स्फीयर। तो इसकी परिभाषा है, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर होंगे उनको तो अपन क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, और बड़े कोष्ठक के बाहर जो भी उपस्थित होता है उसको अपन बोलेंगे आयनिक स्फीयर। तो देखिए इसमें जो एग्जांपल दे रखा है K4 APCN6, तो इसके अंदर जो ये बड़े कोष्ठक के अंदर दे रखा है मामला, ये तो आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। और जो इसके बाहर जो के पोटेशियम दे रखा है K4, ये आपका है आयनिक स्फीयर। क्या है? आयनिक स्फीयर। ये चीज़ अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है, आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। अब आगे वाली जो परिभाषा आपने दे रखी है वो दे रखी है उपसहसंयोजक यौगिक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर CN। जैसे अपन शॉर्ट भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित कुल दाता परमाणु, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर टोटल कितने दाता परमाणु उपस्थित है, कुल दाता परमाणु उपस्थित होंगे, उन प्रत्येक दाता परमाणु एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। प्रत्येक कोऑर्डिनेशन, जितने दाता परमाणु उपस्थित होंगे उतने ही क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि प्रत्येक दाता परमाणु क्या देता है? ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है, और जितने उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपस्थित होंगे उसको उसकी संख्या होंगी, जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ये कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, उपसहसंयोजक संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें इस परिभाषा दे रही, किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित कुल दाता परमाणुओं की संख्या को या कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। ठीक है। अब पहला एग्जांपल दे रखा है निकिल, बाद में क्लोरो के 4 लिगेंड दे रखे हैं, और रेनाइन 2 दे रखा है। तो इसमें देखिए क्लोरो 4 है तो दाता परमाणु कितने हुए? इसमें 4, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बने? 4। इस प्रकार के बॉन्ड बन रहे। ठीक है। तो 4 बॉन्ड बने तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। ठीक है। CN बराबर कितना हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसी प्रकार से आगे जाते हैं अपन, तो अपने दूसरा आता है Fe, जिसके साथ ब्रोमो दे रखे हैं। कितने दे रहे हैं? 6 दे रखे हैं। ठीक है। तो 6 दे रखे हैं, तो प्रत्येक ब्रोमो के द्वारा कितने बॉन्ड बन रहे हैं? प्रत्येक ब्रोमो के ऊपर ब्रोमो के द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इस प्रत्येक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जैसे कि एक टोटल सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। ये बन गए 6 बन गए, तो 6 बन गए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ठीक है। इसी प्रकार से यह नीचे दे रखा है CU दे रखा है, ये CU लिख रखा है, कॉपर है, CU, बड़ा C है, छोटा U है यहाँ पे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब है CU है और EN। बेटा EN आप जानते हो क्या होता है? कौन है EN? EN कल आपने जो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, वीडियो में क्या देखा था? EN क्या है? EN का पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। अब एथिलीन डाइएमीन के अंतर्गत ये एथिलीन डाइएमीन के कितने लिगेंड दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, और प्रत्येक ये कितना, कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसमें दाता परमाणु कितने उपस्थित है? 2 दाता परमाणु उपस्थित है। ठीक है। तो इसमें
ये इसमें जो लिख रखा है ना NH, यहाँ पे NH नहीं है, NH2 है, ध्यान रहे, ये NH2 है, यहाँ पे क्या रखा है NH2, ये गलती है यहाँ पे, ये जो NS लिख रखा है ये NH नहीं है, NH2 है यहाँ पे, दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, NH नहीं NH2 है। आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार करें, ठीक है, क्योंकि नोट्स में कुछ गड़बड़ है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब NH2 लिख रखा है, यहाँ पे NH नहीं है, और इसमें टोटल मिला के कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, कितना हुआ 4। अब इसी प्रकार से यहाँ पे सिल्वर साइनेट दे रखा है, इसके अंदर 2 अणु दे रखे हैं, लिगेंड 2 लिगेंड दे रहे हैं, इसके कॉम्प्लेक्स दे रखा है, CN के 2 अणु दे रखे हैं, तो इसमें CN 2 दे रखा है, इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे 2, तो इसमें CN नंबर कितना हुआ 2, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 2। अब इसमें एक बात कहूँ मैं आपको, एक दंतुक लिगेंड होंगे, उसमें तो जितने लिगेंड उसके अंदर उपस्थित होंगे उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, कि भाई जैसे कि ये एक दंतुक लिगेंड है, ये एक दंतुक लिगेंड है, ये भी एक दंतुक लिगेंड है, और ये भी आपका एक दंतुक लिगेंड है, तो जो एक दंतुक लिगेंड होंगे उसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 1 ही बनेगा, और उसका उपसर्ग संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। जबकि उसमें बहुत सारे अपने बहुदंतुक लिगेंड हो, ठीक है, और एक लिगेंड के अंदर कई प्रकार के 2 या 2 से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हो, तो उसको अंदर क्या टोटल उपस्थित होगा, उसमें 2 दाता परमाणु बनेंगे, और उसमें उपसर्ग संख्या भी कितनी हो जाएगी, उससे 2 या 2 से अधिक होगी। तो इसमें एक लाइन लिख रखी है, नीचे देखिए आप, इसमें लाइन लिख रखी है कि द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंडों में दाता परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, ठीक है, मतलब उसमें दाता परमाणु संख्या क्या होगी, 2 या 2 से अधिक होगी, ठीक है, अधिक होती है। अतः एक दंतुक लिगेंड द्वारा, जो एक दंतुक लिगेंड होगा उसके द्वारा आपके बनाया जाने वाला उपसहसंयोजक बंध की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, ठीक है, उसके द्वारा जो बंध बनाया जाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाया जाएगा, उसकी संख्या क्या होगी, 2 या 2 से अधिक होगी, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक, देखो होमोलैप्टिक, सबसे पहली बात आती है होमोलैप्टिक के बारे में बात आता हूँ, और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है। देखिए होमोलैप्टिक के अंतर्गत होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो ये स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा होता है, जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है, बड़े कोष्टक के अंदर होता है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपका FeCN6, इसमें -4, या -4 है, ध्यान रखें, ठीक है, -4। तो इसमें यदि एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ये समान प्रकार के सभी लिगेंड उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक बोलेंगे। और यदि एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन अब जो लिगेंड उपस्थित हो, तो उसके अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन हेटेरोलैप्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक, ठीक है। पता नहीं स्क्रीन टच नहीं हो रहा, 2 मिनट, हाँ ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि इसको ही ले लेते हैं, Fe प्लस CM P2 4, ये हो गया। इस प्रकार -4 या -3 मान लो, कुछ भी मान लो, -3 भी मान सकते हैं, -4 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी संयोजकता +2 भी होती है और +3 भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या था, दोनों अलग अलग प्रकार के थे, तो दोनों अलग अलग प्रकार के थे, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक बोलेंगे। जैसे कि ये दे रखा है एग्जांपल, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें दोनों प्रकार के, दोनों कोऑर्डिनेट जो लिगेंड है वो क्या है, अलग अलग प्रकार के, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक बोलेंगे। आगे समन्वय बहुफलन। समन्वय बहुफलन का मतलब होता है कि जो लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ने की जो व्यवस्था है, उसको अपन क्या बोलेंगे, समन्वय बहुफलन बोलेंगे। जैसे वर्ग समतलीय है, अष्टफलकीय है, ठीक है, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय है, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, ये सब अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है जुड़ने की, उनको अपन क्या बोलेंगे, समन्वय बहुफलन बोलेंगे।
ठीक है। अब है आगे वाला ऑक्सीकरण अंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चीज़ का आप पूर्ण रूप में ध्यान रखोगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण कहेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु जो भी होगा, सेंट्रल मेटल एटम जैसे कि Fe है, मैंने आपको कल बताया, पहले वाले वीडियो में बताया था, जो भी है, ठीक है, उसमें बताया था कि भाई जो धातु उसके अंदर उपस्थित है सेंटर में, उसको अपन सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो भी आवेश उपस्थित होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण नंबर बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण नंबर निकालने के कुछ नियम दे रखे हैं, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ 11th क्लास के अंदर। किसी उदासीन संकुलों में अवयवी केंद्रीय परमाणु और उसमें जुड़े हुए लिगेंडों के आवेश के योग के बराबर योग होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो टोटल जो जुड़े हुए उसके केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु और उससे जुड़े हुए जितने भी लिगेंड है उनके सभी का आवेश होगा, अपन योग करेंगे तो क्या आएगा, हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे संकुल आयन समन्वय मंडल पर उपस्थित, संकुल आयन समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश उनके अंदर उपस्थित सभी अवयवी का योग होता है, ठीक है। इसमें टोटल मिला के जो भी समन्वय के अंदर उपस्थित होंगे तो उनका योग होगा, वो उसके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि ये है आपके सामने, एक ये ले लिया, CO कोबाल्ट, ठीक है, और इसके साथ ले लिया मैंने H2O के ले लिए 4, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, जैसे कि CO, C बड़ा है, ठीक है, H2O के 4 ले लिए, या 3 कर लेते हैं, 3 ले लिए, और कुछ ले लिया Cl, इसके हमने ले लिए 3, ठीक है। अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा यहाँ पे, वो चार्ज कितना आएगा, वो इन टोटल का योग के बराबर होगा, ठीक है। इसमें इसका है, इसका जो चार्ज होगा वो होगा +3, इसका होगा 0 आवेश, इसके ऊपर होगा -3, -3 +3 दोनों के ऊपर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, 0, टोटल पूरे कोष्ठक के ऊपर आवेश कितना आएगा, 0। तो ये ऊपर पूरे जोड़ेंगे अपन, पूरे अंदर वाला कोष्ठक के अंदर जितने भी जो टोटल लगे लिगेंड हो, कोई भी प्रकार कोई भी हो, कुछ भी हो, उन सभी को अपन ऐड करेंगे, तो उसका जो टोटल लगे जो आवेश होगा, उसका जो टोटल मान होगा, उसको अपन कहाँ रखेंगे, कोष्ठक के बाहर रखेंगे, ठीक है। इसी जगह आप ध्यान रखोगे, और ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सब आप लोग करोगे, ठीक है। इसमें मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगा वीडियो के अंदर, आप खुद करोगे। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, इसमें उत्तर भी वैसे साथ में दे रखे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। धन्यवाद। आगे वाला टॉपिक, आगे है उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है। इस नामकरण के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण में देखेंगे। सूत्र लिखने का सबसे पहले तरीका, सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सूत्र लिखने का तरीका पहले क्या होगा, आयनिक संकुल में धनायन को हमेशा पहले लिखते हैं। आप लोगों को मैं पहले कई बार बता सकता हूँ कि धनायन को अब मैं क्या बता लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो अपने बाद में नहीं लिखते। पहले अपन धनायन लिखेंगे, धनायन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन उसका ऋणायन को लिखेंगे। कोष्टक में यदि देखिए एक बार आगे अपन एग्जाम्पल आएंगे, उसमें आप पीछे भी एग्जाम्पल आपने देखे थे, जो कोष्टक के देखिए धनायन ऋणायन अपने कॉम्प्लेक्स में नहीं देखते, कॉम्प्लेक्स के अंदर के तो लिगेंड को उनको धनायन ऋणायन लिगेंड होंगे तो वो तो सभी क्या होने वाले, ऋणायन होने वाले। धनायन को लिगेंड आपके पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। देखिए तो आयनिक संकुल में धनायन को पहले लिखते हैं और उसके बाद में ऋणायन संकुल को लिखते हैं। धनायन व ऋणायन की संख्या आयनों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। धनायन व ऋणायन की संख्या को नामकरण में नहीं दर्शाते, ठीक है।
भाई धनायन की संख्या कितनी है, ऋणायन की संख्या। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जैसे कि ये था अपने, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे था ये K4 बार कोष्टक में FeCl6, इसमें धनायन कितने +4 और ऋणायन कितने -4। अब यार ऋणायन कितने हैं धनायन कितने हैं वो अपन नामकरण के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। नामकरण में धनायन और ऋणायन की टोटल संख्या को अपन नहीं दर्शाते, यहाँ डायरेक्ट इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्साक्लोरोफेरेट, ठीक है। इस नाम को अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। वो नाम अब कैसे लिखेंगे वो नाम मैं आगे आपको बताने जाऊँगा, कैसे नाम अपन लिखेंगे उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। अब है इसमें दे रखा है आगे लिगेंड का नामकरण। नामकरण में ऋणायन लिगेंड का नाम का समापन OH से होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रोमो को लिखे ब्रोमेट, ठीक है, और क्लोरेट, ठीक है, साइनो को साइनेट, ठीक है, ऑक्जिलेटो, ठीक है, साइनेटो ब्रोमेटो, इस पर क्लोरो, इस पर ओ पीछे क्या आएगा, ओ आएगा। अपन इस प्रकार से ओ नहीं दर्शाते वैसे विशेष रूप से, पर यहाँ पे इसमें जो ज़्यादातर दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, ओ दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ब्रोमो ओ पीछे ओ आ रहा है, ठीक है, और साइनो क्लोरो ऑक्जिलेटो तो ओ आता है, ऋणायन के पीछे क्या आएगा, ओ आएगा। और जो उदासीन होते हैं उनके जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, ये कार्बोनिल है तो कार्बोनिल लिखेंगे, ठीक है। और जल को एक्वा बोलते तो एक्वा ही लिखेंगे, अमोनिया को एमीन बोलते तो एमीन ही लिखेंगे। इस प्रकार से इसमें उदासीन में उसके नाम भी क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, उसके नाम में भी हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। धनायन आएगा, धनायन के अंदर पीछे ईएम लगाते हैं, जैसे ये NO2 ऋणायन है, फिर धनायन है, इसको लिखते हैं नाइट्रोसोनियम। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। अपन आपको कभी भी पूछ भी सकता है कि एक धनावेशित लिगेंड का नाम बताइए, तो आप इस लिगेंड को इस प्रकार से लिखोगे नाइट्रोसोनियम। और जैसे अमोनियम भी लिखते हैं NH4, ये एक प्रकार का, इसको भी लिगेंड मानते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अमोनियम, क्या बोलेंगे, अमोनियम, ठीक है। इसको अपन अमोनियम ईएम लगाते हैं पीछे, ठीक है। अब बात आती है आगे, यह पोटेशियम, इस पर ईएम लगाते हैं पीछे, जो धनायन होगा उसके पीछे अपन ईएम लगाएंगे। सभी लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिगेंड का नाम, ठीक है, लिगेंड बार मैं सिर्फ ये भी बात कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर की कर रहा हूँ, ना कि आयनिक स्पेयर की, ठीक है। आयनिक स्पेयर की बात मैं नहीं कर रहा। देखो मैंने पढ़ा है पहले कि आयनिक स्पेयर अलग होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। जो कोष्टक के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और बाहर होता है वो क्या होता है, आयनिक स्पेयर, ठीक है। अब सभी लिगेंडों का नामकरण वर्णमाला के, यदि एक ही लिगेंड दो या दो से अधिक बार आया है तो उसके नाम के पूर्व डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि लगाते हैं, ठीक है। यदि लिगेंड के नाम से पूर्व में पहले ही डाई ट्राई आदि उपस्थित है तो उसके नाम के एक से अधिक बार आने पर उसके पूर्व लगन में बिस बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस का उपयोग करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। यदि उसमें ये देखो कभी कभी क्या आ जाता है, डाई ट्राई भी आ जाता है, उसके नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ जाता है। जैसे डाई ट्राई किसमें है, अपने एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन आ जाता है, तो डाई आ गया अंदर, तो अपन बाहर तो डाई ऊपर और दोबारा दर्शा नहीं सकते, तो उसके अंदर पीछे 2 बार आ जाता है एथिलीन डाइअमीन। भाई ईएन क्या आ जाता है, 2 बार आ जाता है, ठीक। इस प्रकार से ईएन की ट्राई आ जाती है कहीं, तो उसको अपन डाई तो अंदर आ जाता है, इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। तो एथिलीन डाइअमीन है तो उसको दोबारा डाई लिख नहीं सकते। और यदि डाई है, इसके अंदर डाई है, और बाद में यदि इसके अंदर ये टोटल मिला के ये 2 बार बोला है, ठीक है, ये डाई न हो गए, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो डाइपल ऐसे इसमें उपस्थित, ठीक है। तो 4 तो कभी हो नहीं सकता, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लिगेंड के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं होते। तो 3 आ गए, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, इसका नाम जो लिखेंगे उस नाम को लिखेंगे पहले, इसके आगे लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस कोष्टक, छोटा कोष्टक बनाएंगे, कोष्टक में इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, और उस कोष्टक को बंद करेंगे। इस प्रकार से अपन इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वे लिगेंड जो 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं
उनको म्यू के द्वारा जोड़ते हैं, उसका आगे क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। ठीक है, सेतु का काम करते हैं, वो आगे आपका एग्जाम्पल देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है नीचे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे रखेंगे, यदि संकुल धनायन हो, मतलब संकुल पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो क्या आता है, धनायन होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। ठीक है, तो ऋणायन होता है, तो धनायन होता है कुछ नहीं करेंगे, धनायन तो धनायन ही रहेगा। यदि उसका पूरा संकुल होता है वो धनायन, तो ऐसा नहीं कि केंद्रीय धातु परमाणु तो धनायन ही होता है, परंतु पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि ये भी कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे कि मैंने ये बनाया अभी FeCN6। ठीक है, ये FeCN6। ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, -4 का आवेश आएगा। ठीक है, तो -4 आवेश आया, तो इसको अपन क्या, इसके ऊपर क्या आ गया है, टोटल मिला के ऋणायन आ गया है। क्या आ गया है, टोटल पूरे का पूरा इसका जो कॉम्प्लेक्स वो कैसा है, ऋणायन है। तो किसी भी जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। अब इसके पीछे लगाए फेरेट, क्या लगाएंगे, फेरेट लगाएंगे। इस ये F ये इसके पीछे क्या लगाएंगे, फेरेट लगाएंगे, इसका नाम फेरेट लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम हेक्सासाइनो फेरेट नाम लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब है आगे वाला, यदि केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन या धनायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यथावत रूप से लिखेंगे। यहाँ धनायन है या उदासीन है तो उसके नाम में कोई भी प्रकार का अपना एक्सचेंज नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब है दूसरा है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन भाषा में कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। उसकी रोमन संख्या में लिखेंगे कोष्ठक के अंदर, जो भी नाम हुआ उसकी ऑक्सीकरण अंक कितने हैं, ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखते हैं कि भाई इसका ऑक्सीकरण, ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन, भाई इसका ऑक्सीकरण अंक बताइए। और दूसरी बात आती है, नामकरण के अंदर ऑक्सीकरण अंक जरूरी होते हैं, तो उसको अपन कोष्ठक के अंदर इसका ऑक्सीकरण अंक दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम आपका दे रखा है, उस एग्जाम्पल का नाम है, वो है जो भी अपन कभी से करते आ रहे हैं, K4 FeCN6-4। जो -4 है यहाँ पे, -4 आपको नहीं दर्शाना है, डायरेक्ट -4 दर्शा दिए, ये -4 नहीं दर्शाना है यहाँ पे। ठीक है, ये -4 गलत दर्शा रखे, ये -4 नहीं दर्शाना है, आपको नामकरण करना है। उससे पहले क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो पहले ऑक्सीकरण अंक निकालिए, और ऑक्सीकरण अंक निकालने के बाद इसमें जैसे कि लिख रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को हमें दर्शाना है। ठीक है, पहले पोटेशियम क्यों लिखा, सबसे आगे पोटेशियम है, पोटेशियम हमेशा धनायन है, तो धनायन है, धनायन के होने के कारण इसको आयनिक स्पेयर में आगे रखा है। ठीक है, आगे रखने के बाद इसका नाम रख दिया पोटेशियम, और उसके बाद आ गया आपका उसके बाद लिगेंड को लिखते हैं, तो लिगेंड ये क्या, साइनो है, साइनो कितने हिस्से है, तो लिख दिया हेक्सासाइनोफेरेट। और उसके बाद में इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो चार्ज को अपन निकाल देंगे, आवेश कितना है किसके ऊपर, ऑक्सीजन अंक कितना है किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, तो इसका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक निकालो। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंक निकालने के बाद इसका नाम लिखो। अब जैसे आगे वाला आ गया, तो कोबाल्ट एमीन है, एमीन के अणु है, तो और पीछे क्लोरो दे रखा है, क्लोरो आयनिक स्पेयर में, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नहीं, क्योंकि बाहर वाला बड़े कोष्ठक के बाहर है वो लिगेंड नहीं होते, ध्यान रखना। बड़े कोष्ठक के बाहर जो रखे हुए हैं वो लिगेंड नहीं होते, वो सामान्य आयन होते हैं, वो आयनिक स्पेयर होता है। ठीक है, तो आप इसका नामकरण करोगे तो क्या करोगे, बाहर वाले पार्ट का नाम अलग लिखोगे, जैसे कि यहाँ पोटेशियम को हमने बाहर अलग लिखा है, इसी प्रकार से इसको अलग लिखोगे। ऐसा नहीं कि भाई बीच में कुछ कॉमा कोई निशान कर दे, पर निशान कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अलग लिखना है। ठीक है, अब है आगे वाला, वो है इसका अंदर, अब जैसे इसमें लिख रखा है, इसमें आप पहले ऑक्सीजन अंक निकाला, तो इसका ऑक्सीजन कितना आ गया, +3, ऑक्सीजन तो प्लस में आएगा, +3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में से एमीन कितने दे रखे, सर दे रखे हैं, तो एमीन का से दे रखे हैं, तो इसका क्या हो गया, हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है, और इसके ऊपर हेक्साएमीन कोबाल्ट है, और इसका उसके बाद में कोबाल्ट लिखने के बाद जैसे कोई भी आप धातु आयन का नाम लिखते हो, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हो, नाम लिखने के बाद उसके कोष्ठक में इसमें क्या लिख रखा है, कोष्ठक में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की
ऑक्सीकरण अंग लिखेंगे, ये लिख रखा है, ये लाइन लिख रखी है, ठीक है। उसको ऑस्ट्रियम क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंग लिखेंगे। तो वो भी किस भाषा में, रोमन संख्या तो हमने लिख दिया। और उसके बाद पीछे कौन रहा, क्लोरो, तो क्लोराइड रह गया पीछे, तो क्लोराइड को अपन पीछे लिख दें। और आपको मैंने पहले स्टार्ट में ये बताया था कि धनायन और ऋणायन की संख्या को अपन नहीं दर्शाते, इसमें ऐसे नहीं लिखना कि ट्राई क्लोराइड, नहीं ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना क्लोराइड, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि ये आयनिक स्पेयर है, न कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अपन धनायन और ऋणायन की संख्या को यहाँ पे नहीं दर्शाएंगे, केवल लिगेंडों की संख्या को अपन दर्शाएंगे। अब बात आती है आगे वाले की। आगे कई प्रकार के ऐसे नाम दे रखे हैं, ये नाम सभी आप करना, और जब आपको कोई भी नाम समझ में ना आए, ठीक है, तो वो नाम मुझे आप पूछ लेना, ठीक है। ये काफ़ी नाम दे रखे हैं आपके सामने, ये सभी आपको एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप करोगे और उसके बाद में मैं आपको पूर्ण रूपेण, ये कल मैं आप पहले से मैं PDF आपको मैं भेज चुका हूँ, और इसलिए आप इसे आराम से देख के आप करना। धन्यवाद, ठीक है। पढ़ो, सभी नामों को लिखो।